हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है उसको दोस्तों परखने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए, जो कि दोस्तों भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। इस एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा अपने कोर्स के बारे में जान लें। देखिए दोस्तों, अगर हम कोर्स की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व के हैं, जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। अब आप ये मत कहिएगा कि दोस्तों ये हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सामान्य अध्ययन में यह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि पिछले बार का अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर देखें तो दोस्तों उसमें वुड डिस्पैच का क्वेश्चन आया है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये आपका शिक्षा व्यवस्था से संबंधित आपका पेपर भी लेक्चरर का है, तो इसमें शिक्षा से संबंधित क्वेश्चनों के आने की संभावना रहेगी, चाहे वो शिक्षण अभिरुचि में आए, चाहे वो सामान्य अध्ययन में आए। ठीक है ना। तो आप इन पॉइंट्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जब हम भारत के शिक्षा के विकास की बात करें तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1813 में, एक चार्टर एक्ट आया था। ठीक है ना। तो इसमें भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो 1813 का चार्टर एक्ट है, उसमें सबसे पहले भारत की शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों 1834-35 का मैकाले मिनट। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो लॉर्ड मैकाले थे, कभी आ भी सकता है। देखिए दोस्तों, ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण अभिरुचि में ना भी आए तो दोस्तों ये सामान्य अध्ययन में आ सकता है, और आने की देखना संभावना रहेगी। लॉर्ड मैकाले थे, जिनको मैकाले मिनट भी बोला जाता है। तो इनकी सहायता से दोस्तों शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया। ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने अभी बात की थी दोस्तों, इसको बोलते हैं चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, जो कि दोस्तों 1854 में आया था। इसको वुड डिस्पैच भी बोला जाता है। ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्या बोलते हैं, वुड डिस्पैच। ठीक, 1854 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। जो आपका चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है दोस्तों, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और ये पिछले प्रवक्ता 2014 में दोस्तों एक क्वेश्चन आया भी है। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन में। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि जो चार्ल्स वुड का जो 1854 का जो घोषणा पत्र था, इसमें दोस्तों इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व ग्रहण किया था। ठीक है ना। तो ये इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद अगला है दोस्तों हंटर आयोग। देखिए, इस पर भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। ठीक। तो हंटर आयोग की बात करें तो दोस्तों ये आया था 1882 में। ठीक है ना। तो इसने भी दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से सुधार लाने की सिफारिशें की थी। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाए। ठीक। और इस तरीके से जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें स्थानीय भाषाओं को भी मतलब उसमें स्थान दिया जाए। तो इस तरह की इन्होंने बातें की थी। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 1882 में, क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि में नहीं आएगा दोस्तों, किस में आएगा, सामान्य अध्ययन में इसके आने की संभावना रहेगी। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हर्टोग समिति। ठीक है ना। हर्टोग जो आयोग है 1929 की इसकी बात करी जा रही थी। तो देखो दोस्तों, जो हर्टोग थे इन्होंने क्या किया था, शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की थी। ठीक है ना। शिक्षा सलाहकार परिषद। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे, शिक्षा सलाहकार परिषद है। इसकी स्थापना की जो बात थी दोस्तों वो हर्टोग समिति ने की थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आज जो हर्टोग थे, इन समिति ने ही दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन, इसका भी जिक्र किया था। इन्होंने बताया था कि इस तरह की जो अपव्यय और अवरोधन है, इसकी समस्या का जो पहली बार जो जिक्र हुआ था दोस्तों, हर्टोग कमेटी ने किया था। ठीक। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, 1929 में आपका ये हुआ था। ठीक। और उसके बाद जो शिक्षा सलाहकार परिषद है, इसकी स्थापना 1935 के अराउंड में इसकी हो गई थी। ठीक। इसके अलावा एक और है दोस्तों, सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट
ठीक, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। सार्जेंट रिपोर्ट, देखिए सार्जेंट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 1944 में आपकी सर्जन सार्जेंट थी, इनकी अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव, या हम कह सकते हैं प्रस्ताव तैयार करने के लिए इसको नियुक्ति किया गया था। ठीक है ना। तो 1945 में दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक, और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के सामने इन्होंने अपनी सुझाव रखे थे। प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने काफ़ी सारे सिफारिशें दी थी, वो सिफारिशें दोस्तों आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो सार्जेंट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1944 में इनका गठन हुआ और 1945 में इन्होंने अपनी क्या क्या करा दोस्तों, रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सार्जेंट से इसके बाद देखिए जो जब हमारा देश दोस्तों आज़ाद हुआ था 1947 में, तो देश के अधिकांश, या हम कह सकते हैं या पूरे कॉलेजेस या स्कूल में ज़्यादातर जो सार्जेंट के द्वारा जो जो भी सुझाव दिए गए थे वो अपनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्राथमिक शिक्षा है, उसके बाद जो भारतीय शिक्षा में किसके हम कह सकते हैं कि किसके अनुशंसा या जितने भी आपके सुझाव हैं वो किस किस आयोग के अपनाए गए। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अधिकांश राज्य सरकारों ने सार्जेंट योजना के अनुसार अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किए थे। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो सार्जेंट योजना थी, इन्होंने बुनियादी शिक्षा की बहुत सी विशेषताओं को अपना लिया था, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो सार्जेंट योजना। इसके अलावा देखिए दोस्तों इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की भी बात कही थी। ठीक है ना, जो बाद में जाके क्या बन गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बन गया था। राधाकृष्णन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तो अब आगे हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दोस्तों गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को। ठीक, आज़ादी के बाद का दोस्तों ये पहला शिक्षा आयोग था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इसको करना क्या था, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट देनी थी, यानी कि इसको विश्वविद्यालय की जो हम कह सकते हैं जो उच्च शिक्षा थी उसका पुनर्गठन करना था। ठीक है ना, यानी उसकी जो संरचना थी उसका पुनर्गठन करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना, तो इसमें 10 सदस्य थे। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये है, और इसके अलावा इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है ना, इसको आप ये सारे पॉइंट आप इसमें ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों इन्होंने जो शिक्षण संकाय है, शिक्षण संकाय में जो शिक्षक श्रेणी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था दोस्तों। कई जगह पे इसका 5 भी कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका 4 ही सही होना चाहिए। 4 जो श्रेणी थी वो क्या क्या थी, एक थी प्रोफेसर, दूसरी थी पाठक, तीसरा होता है व्याख्याता और अगला होता है प्रशिक्षक। ठीक है ना, तो प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एंड ट्रेनर। ठीक, तो 4 थे। इसके अलावा एक बोल रहे हैं जो आपके जूनियर फेलोशिप वाले, यानी कि जो जो आपके क्या कहते हैं फेलोशिप वाले होते हैं। अगर वो सही है तो अगर आपको आपके पास अगर ज़्यादा ठोस सबूत हैं इसके, तो आप इसको मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से तो 4 ही हैं। कौन कौन है, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एंड ट्रेनर। अगर आप किसी को अगर 5 पता है तो आप बता दीजिएगा मुझे और आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो 4 हैं। ठीक, ओके, और इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारी सिफारिशें दी थी, तो अभी उसको डिस्कस करने का समय नहीं है, तो फिलहाल आप इसका ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का वर्ष है। तो दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इनकी दोस्तों अध्यक्षता में या इनकी अध्यक्षता में आपका 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि जिसको मुदालियर आयोग से भी हम जानते हैं, उसका गठन किया गया था। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है ना, इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, और इसमें क्या थे, 15 इसमें अध्याय थे और 244 क्या थे, पृष्ठ थे। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इसका कार्य क्या था दोस्तों, भारतीय तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की जांच एवं पुनर्गठन पर रिपोर्ट देना। ठीक है ना, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। इससे पूर्व में भी माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा व स्तर ऊंचा उठाने के लिए दोस्तों ताराचंद समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है ना, तो ताराचंद समिति का जो गठन किया गया था 1948 में किया गया था और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने रिपोर्ट दी वो असंतोषजनक थी, तो उसको एक तरीके से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा उसको ठुकरा दिया गया। तो बाद में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसने 1951 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया कि भाई एक माध्यमिक शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया जाए, जो अपनी माध्यमिक शिक्षा का हम कह सकते हैं कि
पूरा का पूरा ढांचे में सुझाव दे। ठीक, तो उसके बाद जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, तो इनकी अध्यक्षता में मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या क्या संस्तुतियाँ दी थी, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा है यहाँ उसको दो भागों में बांट दिया था। ठीक है ना, एक आपका जूनियर माध्यमिक और एक आपका सीनियर माध्यमिक। ठीक है ना, तो 3 वर्ष का जूनियर था, 4 वर्ष का जो आपका उच्चतर वाला माध्यमिक था। ठीक है ना, इसके अलावा एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को भी इन्होंने अपनाया था। संख्यात्मक अंक की वजह पे के बदले इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को भी अपनाया था। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इसकी इनकी सिफारिशें हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात हो रही है तो कौन थे दोस्तों, दौलत सिंह कोठारी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो दौलत सिंह कोठारी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को क्या बोला जाता है दोस्तों, कोठारी आयोग भी बोला जाता है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने दोस्तों ये एक ऐसा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट क्या दी थी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों में दी थी। तो कहने का मतलब है पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो जैसे इससे पहले जो विश्वविद्यालय आयोग आया था उसने कहाँ पर रिपोर्ट दी थी, उसने उच्च शिक्षा पर दी थी। माध्यमिक जो आपका मुदालियर आयोग आया था उसने दोस्तों कहाँ पर दी थी, माध्यमिक शिक्षा में। लेकिन जो आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसने दोस्तों पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आपकी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसलिए दोस्तों इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 14 जुलाई 1964 को। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक, वो कब प्रस्तुत की थी, 29 जून 1966 में। ठीक, 29 जून 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। टोटल इन्होंने 23 संस्तुतियाँ दी थी। ठीक है ना, और अगर हम बात करें दोस्तों दौलत सिंह कोठारी की, तो दोस्तों ये उस समय पे क्या थे, यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे 1961 में। ठीक है ना, और 10 साल तक ये इसके अध्यक्ष रहे थे। तो भारत का ये पहला शिक्षा आयोग था जिसने रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव दिए थे। तो काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट इनके सुझाव हैं, जैसे कि इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात कही थी। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने बात करी थी देखो दोस्तों 10+2+3 का इन्होंने दोस्तों सुझाव भी दिया था। ठीक है ना, और इसके बाद इसको देखा जाए तो 10+2+3 का इन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद जो 1968 का जो आपकी क्या थी, 1968 में दोस्तों पहली आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इसमें इसको एक तरीके से विकास किया गया और 1986 द्वारा 10+2+3 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरह से त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो क्योंकि जो 1968 वाली जो आपकी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है वो टोटली आपकी किस पे आधारित थी दोस्तों, कोठारी आयोग पे थी। तो ज़्यादातर जो इसमें चीज़ें थी वो कोठारी आयोग द्वारा कही गई थी। ठीक है ना, तो सीधी बात है, सुझाव कोठारी आयोग, विकास 1968 और लागू आपने ध्यान में रखना है 1986। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें, और इन्होंने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा भी मातृभाषा में देने का सुझाव किया था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब हम डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया दोस्तों, 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का दोस्तों गठन किया गया। कौन थे इसके अध्यक्ष, श्री सैम पैत्रोदा। ठीक है ना, तो सैम पैत्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन का दोस्तों गठन किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस समय पे देश के विकास करने हेतु ज्ञान की आवश्यकता का उस समय पे एक तरीके से आभास हो गया था, तो उन्होंने इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का हम कह सकते हैं गठन किया गया था। ठीक है ना, तो इसके सदस्य टोटल कितने थे दोस्तों, 7 थे। विशेषज्ञ थे जो कि देश से जाने माने थे, और इसने अपना कार्य करना दोस्तों 2006 में स्टार्ट किया था, और इसके बाद इसको जुलाई 2014 में भंग भी कर दिया गया। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसने अपनी रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की थी, 2006, 2007, 2008 और 2009। ठीक है ना, तो 2009 की जो रिपोर्ट है इसको रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से दोस्तों जानते हैं, राष्ट्र के नाम पे प्रतिवेदन के नाम से ही दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, तो इसमें जब हम बात करें तो इसके प्रतिवेदन की तो उसको 5 भागों में बांटा गया था। जो इनकी रिपोर्ट टू द नेशन थी उसमें प्रतिवेदन 5 भागों में बांटा हुआ था। ज्ञान की सुलभता, सृजन, ज्ञान के सिद्धांत, सेवाएं और अनुप्रयोग। ठीक है ना, तो डिफरेंट फील्ड में इन्होंने अपनी संस्तुतियां दी थी। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद
इसके बाद देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस वर्ष में गठित किया गया। देखिए दोस्तों, इसका जो गठन है दोस्तों वो है 28 दिसंबर 1953। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1953 को दोस्तों ये हम कह सकते हैं औपचारिक तौर पे गठित किया गया। ठीक है ना। तो अब उस समय पे जो शिक्षा मंत्री थे दोस्तों वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना। तो उस तरह पे उस देखा जाए तो इसका जो गठन वर्ष है दोस्तों वो है 28 दिसंबर 1953। लेकिन 1956 में, एक्चुअली जो 1956 में देखो दोस्तों, यूजीसी को संसद में एक विशेष विधेयक पारित करने के बाद सरकार के अधीन लाया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो एक तरीके से जो औपचारिक रूप से स्थापना इसकी दोस्तों कब है, 1956, 28 दिसंबर 1953 को इसकी अनौपचारिक रूप से आप स्थापना मान सकते हैं। तो ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है क्या दोस्तों, ये केंद्र सरकार का आयोग है जो दोस्तों विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। ठीक है ना, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर, जो कि एक वैज्ञानिक थे जिनको कि भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी बोला जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो अगर हम बात करें शांति स्वरूप भटनागर को, तो इन्होंने जो आपका CSIR है यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और वह वहाँ के भी महानिदेशक रहे थे। अगर हम बात करें दोस्तों यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष की, तो वो कौन है, प्रोफेसर DP सिंह यानी कि धीरेन्द्र पाल सिंह। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, 2017 से। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो इसकी अनुशंसा दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, राधाकृष्णन आयोग द्वारा इसकी अनुशंसा दोस्तों की गई थी। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर देखा जाए तो इसके संगठन में पहले कितने सदस्य थे, 12 सदस्य हुआ करते थे। आज के ज़माने में इसके 18 सदस्य हुआ करते हैं। ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका पुनर्गठन 1974-1977 में हुआ है। ठीक है ना। पहले इसका नाम था विश्वविद्यालय अनुदान समिति और बाद में इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा में। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो काफ़ी सारे पॉइंट हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डिस्कस कर लिए। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि जब 1956 में इसका आपका विधेयक जब अब इसका पारित किया गया, तो तब इसको सरकार के अधीन में या सरकार के प्रयोग में इसको लाया गया औपचारिक रूप से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक वैधानिक निकाय है यानी कि एक सांविधिक संगठन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके टोटल मिला के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। ठीक, तो कई सारे इसके पॉइंट हमने एक साथ इसमें डिस्कस कर लिए। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए बाइबिल किस आयोग को कहा जाता है। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुदालियार आयोग है, मुदालियार आयोग की रिपोर्ट को दोस्तों शिक्षकों के लिए बाइबिल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो अध्यापकों की नियुक्ति और सेवाओं से संबंधित इन्होंने काफ़ी चीज़ें प्रावधान इसमें किए हैं। तो अध्यापकों के चयन से संबंधित और उनकी योग्यता और समान काम समान वेतन से संबंधित, प्राइवेट ट्यूशन से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारे सुझाव दिए थे मुदालियार आयोग ने। तो इसलिए भी इनको क्या बोला जाता है, शिक्षकों के लिए बाइबिल बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनके कार्य दिवस के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक, जैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरफ पे राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की भी बात की थी इन्होंने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की बात की है। ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, तो इसलिए इसको शिक्षकों के लिए बाइबिल का भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का वर्ष है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें NCERT की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1967 को। ठीक है ना, 1961 को, सॉरी, आई एम सॉरी, 1 सितंबर 1961 यानी 1 सितंबर 1961 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पे। ठीक है ना। तो इसलिए NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NCERT क्या है दोस्तों, स्कूल के बच्चों के लिए आपकी जो सभी विषयों में आदर्श पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करता है, यानी उनको बनाता है। ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। ठीक, तो इस समय अगर हम बात करें इसके निदेशक की, तो वो कौन है, ऋषिकेश सेनापति हैं, सितंबर 2015 से। वैसे इस समय पे जो इंचार्ज हैं वो श्रीधर श्रीवास्तव थे लास्ट टाइम पे। अभी आप देख लीजिएगा, वैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कमी रहेगी। तो वैसे अगर आएगा ऋषिकेश सेनापति, अगर वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा तो ऋषिकेश सेनापति पर ही आप टिक करेंगे। अगर श्रीधर श्रीवास्तव आएगा ऑप्शन में तो आप श्रीधर श्रीवास्तव पे भी टिक करेंगे। ठीक है ना, वहाँ पर आप टिक कर लेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अध्यक्ष की, तो रमेश पोखरियाल निशंक इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। NCERT के अंतर्गत दोस्तों इस समय पे 5 टेक्नोलॉजी संस्थान हैं और 17 इसके केंद्रीय कार्यालय हैं। 5 टेक्नोलॉजी संस्थान दोस्तों, एक है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और एक है शिलोंग में। ठीक है ना। तो इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक,
तो होता क्या काम है इसका दोस्तों, 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को विकसित करना और उसके अलावा पाठ्य पुस्तकें भी तैयार करना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, और इसकी बात करें अगर इसके सदस्यों की, तो दोस्तों इसमें 19 सदस्य आते हैं। ठीक, जिसमें कि आपके अध्यक्ष होते हैं जिसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आते हैं, निदेशक होते हैं इसमें संयुक्त निदेशक होते हैं, डीयू का कुलपति भी आता है इसमें, और इसके अलावा यूजीसी के अध्यक्ष और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करने के लिए। आप आई होप कि आपने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली होंगी। ठीक है ना, उसके अलावा देखा जाए तो एनसीईआरटी के 3 पार्ट भी हैं। एक व्यवस्थापिका समिति होती है, एक परिषद कार्यालय होता है और एक आपका शैक्षिक अध्यक्ष बोर्ड भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, 1961 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, 1 सितंबर 1961 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं, इसके जो निदेशक हैं दोस्तों वो कौन है, ऋषिकेश सेनापति, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, वैसे जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऋषिकेश सेनापति आता है तो आप ऋषिकेश सेनापति पर ही टिक करेंगे। ठीक है ना, जो इंचार्ज है, इंचार्ज की बात अलग होती है। इंचार्ज में तो आपका श्रीधर श्रीवास्तव इस समय पे इंचार्ज में, अभी मैंने साइट देखी नहीं है, क्या पता अभी हट गए हों, तो अभी आप साइट में जाके चेक कर लीजिएगा कि कौन अभी इसके उप निदेशक बने हुए हैं। ठीक है ना, तो मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को किस अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी की बात हो रही दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, 17 अगस्त 1995 को। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे, 17 अगस्त 1995 को जो धारा थी आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 73 के तहत पे। तो ठीक है ना, तो आपका जो एनसीटी अधिनियम है वो है दोस्तों 1993 और धारा है 73। 17 अगस्त 1995 को दोस्तों इसका एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। वैसे दोस्तों इसका गठन अगर हम बात करें तो 1973 में ही हो गया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक स्वायत्त निकाय के रूप में दोस्तों इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 अगस्त 1995 को। ठीक है ना, वैसे 1973 जब इसका गठन हुआ था तो दोस्तों ये एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्यापक विभाग के अंतर्गत ये काम करता था। ठीक है ना, तो एक ये क्या करता है, एक सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता था। तो ये भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का हम कह सकते हैं, इसका जो दोस्तों इसका जो कार्य है वो है भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना। ठीक है ना, यानी कि अध्यापक शिक्षा के प्रणाली में मापदंडों को बनाना, मानकों को बनाना और उनका विनियमन करना और उनको समुचित रूप से बनाए रखना यानी कि अनुरक्षण करना। ठीक है ना, तो एक्चुअली मैंने पहले ही बोला कि 1973 के टाइम पे जब इसका गठन हुआ था तो दोस्तों ये एनसीईआरटी के अंतर्गत आता था। ठीक है, और इसकी जो भूमिका थी वो अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों को एक सिर्फ सलाहकारी निकाय के रूप में थी, यानी कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन ये नहीं था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो बाद में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 वाली आई तो तब इसमें दोस्तों इसकी अनुशंसा की गई कि भैया इसको एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया जाए। तो 1986 में दोस्तों ये आ सकता है क्वेश्चन कि जो एनसीटी है उसका गठन, उसको स्वायत्त निकाय के रूप में जो गठन है उसकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, अभी अगर हम बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन है विनीत जोशी। ठीक, कौन है, विनीत जोशी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके चेयरपर्सन है दोस्तों विनीत जोशी। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं दोस्तों देश के चार कोनों में, तो यानी भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, ये आपने पॉइंट इसके सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, तो एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, जो एनसीटी है, एनसीटी का काम क्या है, शिक्षा के मानक तय करना और शिक्षक भर्ती के मापदंड का निर्धारण करना यानी कि योग्य शिक्षक की भर्ती हेतु। ठीक है ना, तो आप अभी जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपकी जो भर्ती है उसके जो मानक है, मापदंड है, वो यही तय करता है। प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड चाहिए, तो ये भर्ती के मापदंडों को कौन तय करेगा दोस्तों, वो एनसीटी ही करेगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो कब हुआ था दोस्तों इसका गठन, अगर हम स्वायत्त निकाय के रूप में बात करेंगे तो हुआ था 17 अगस्त 1995 को। ठीक है ना, 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत में जो धारा थी उसमें 73। ठीक है ना, लेकिन अगर वैसे गठन की बात करें तो 1973 में इसका गठन हो गया था। एनसीईआरटी के अंतर्गत
एक ये आपका अध्यापक शिक्षा जो विभाग है उनका, उसके अंतर्गत ये काम करता था, सिर्फ अध्यापक शिक्षा से संबंधित सलाह देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1968 में लागू की गई थी। इसकी जो राइट डेट है वो है 24 जुलाई 1968। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 24 जुलाई 1968 को लागू की गई। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थी, लाइक कि भाई शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें अनिवार्य शिक्षा दी गई। इसमें देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट जो 6% की बात की गई, जो शिक्षा में जो केंद्रीय बजट है उसको 6% किया जाए। जो हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा थी उसके भी इसमें संरक्षण की बात की गई, यानी संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देने की बात की गई। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी दोस्तों वो कब थी? 1968 पे। दोस्तों ये आपकी कोठारी आयोग पर आधारित थी, यानी कोठारी आयोग की जितनी भी अनुशंसाएं थी उन पर ये दोस्तों नीति आधारित थी। ठीक है ना, इसके बाद जो अगला आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गठन के समय पे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है ना दोस्तों, तो जनवरी 1986 में जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लाया गया, उसके बाद मई 1986 में दोस्तों दोस्तों ये नीति पूरे देश में लागू की गई। दोस्तों इसमें 12 दस्तावेज थे। ठीक है ना, तो 12 दस्तावेज थे, तो इसमें काफ़ी चीज़ें कही गई, जैसे नवोदय विद्यालय है, डाइट है, इसके अलावा 10+2+3 जो ढांचा है वो पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष बच्चों तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे इसमें चीज़ें हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी आप पॉइंट इसमें ध्यान में रखेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के बारे में। इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, इसमें 1992 में भी इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। ठीक है ना, इसमें क्या संशोधन किया गया था? जैसे कि ये व्यवसायी और तकनीकी कार्यक्रम है उसमें प्रवेश लेने के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा का गठन किया गया, लाइक जैसे अगर आपकी क्या होती है, JEE होती है ना, जैसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, इसके अलावा AIEEE का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है ना, इसी तरह से स्टेट लेवल पे होता है स्टेट लेवल SLEEE, यानी कि SLEEE का मतलब होता है स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। इन सब की स्थापना की दोस्तों इसमें बात की गई। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गठन के समय पे कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि शिक्षा में समानता से संबंधित है। दोस्तों कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा निम्न में से किन अनुच्छेदों में की गई? दोस्तों तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15, 17 व 46। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो जैसे जो भी आपके दोस्तों कमजोर वर्ग में कौन कौन आते हैं? SC ST आते हैं, महिलाएं आती है, तो उनके लिए दोस्तों शिक्षा की बात की। जैसे देखिए अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15(1) और 15(3) है जो वो दोस्तों स्त्री शिक्षा से संबंधित है, यानी कि उसमें स्त्री शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप जैसे कि अगर आप छुआछूत और ये सब चीज़ों को अगर करेंगे तो उसमें दंड दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी आप किसी से भेदभाव करेंगे, ठीक है ना, तो यानी तो अस्पृश्यता उन्मूलन की भी इसमें दोस्तों बात करी गई। ठीक है ना, तो इस तरह का व्यवहार क्या है? दंडनीय है, तो इसकी बात करी गई। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद जो 46 है दोस्तों वो है SC और ST के आर्थिक व शैक्षिक विकास के लिए एक केंद्र सरकार को उत्तरदायी दोस्तों ये ठहराता है। तो ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार क्या है? SC और ST के आर्थिक और शैक्षिक विकास की जिम्मेदारी लेगी, उससे संबंधित है अनुच्छेद 46। तो ये दोस्तों ये क्या है? कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, यानी कि उनको शिक्षा में समानता के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे 15, 17 और 46। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों इसमें मातृभाषा में अगर शिक्षा की बात करें तो दोस्तों इसमें एक तो आपका आता है 26A और दूसरा आता है 350A। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 350A आपका राइट आंसर है। तो मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 350A में किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को दोस्तों कब भंग किया गया? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसको दोस्तों कब भंग किया गया था? अभी हमने पढ़ा दोस्तों इसका कब भंग किया गया? जुलाई 2014 में। ठीक है ना, तो जुलाई 2014 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को भंग कर दिया गया था।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों के लिए तो वो किया गया है शिक्षा का, तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, ठीक है ना दोस्तों। तो अनुच्छेद 30(1) और 30(2) दोनों में दोस्तों अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की बात की गई, ठीक है ना। तो उसमें कहा गया कि भाई यह धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संस्था के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, यानी कि वो अपने लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। और जबकि 30(क) है तो उसके लिए क्या होगा कि इन संस्थाओं को अनुदान देने में सरकार किसी भी तरह का क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। तो 30(1) और 30(2) तो देखा जाए तो दोनों के दोनों 30 में ही हैं, तो अनुच्छेद 30 आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए है। तो ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्या है कि भाई धर्म या भाषा पर आधारित जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपने लिए शैक्षिक संस्थाओं की वो स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन संस्थाओं को अनुदान देने के लिए सरकार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, यानी सरकार इनको अनुदान देगी बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद अगला, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो कोठारी आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट दोस्तों कब प्रस्तुत की थी। दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट की थी 29 जून 1966 में, यानी 29 जून 1966 को दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। तो दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। 1973 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे, 1961 से बन गए थे, उस समय भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको तो खाली इसमें एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 86वां संशोधन 2002 द्वारा निर्देशित 205 मिलियन यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत लाया जाना था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 2010। देखिए दोस्तों, जो बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आर्टिकल 21A की अगर हम बात करें तो 2002 में आपका जो ये संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, तो इसमें आपका क्या जोड़ा गया था दोस्तों, 21A के अंतर्गत देखिए दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद संसद में 4 अगस्त 2009 को यह जो आपका शिक्षा का हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि RTE अधिनियम 2009, ठीक है ना। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों ये पूरे देश में लागू हो गया था। अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड थे, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो 86वां संशोधन 2002 द्वारा जो निर्देशित 205 मिलियन बच्चे थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत लाया जाना था, तो दोस्तों क्या था, 2010 था, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 2002 से पहले की अगर हम दोस्तों बात करें तो आर्टिकल 45 में बात करी गई है, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें आपका जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध एक राज्य का कर्तव्य था, ठीक है ना। तो बाद में इसको क्या बना दिया गया दोस्तों, 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों 18 मार्च 1910 में, ठीक है ना, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की प्रावधान की बात कही थी, यानी कि ब्रिटिश विधान परिषद के सामने इन्होंने दोस्तों प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो बाद में क्या हो गया था, एक्सेप्ट नहीं हो पाया था और प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो आपकी ऑब्वियसली बात है कि उसने फिर वो कार्य नहीं कर पाए, जो प्रस्ताव है वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है ना। तो आप इतने सारे जो पॉइंट हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो RTA का दोस्तों जो अधिनियम है वो कितना है, 2009, ठीक। और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। आर्टिकल है 21A और 86वां संविधान संशोधन 2002। ये सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अगली आती है योजना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई थी 2004 से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या थी, जो आपकी समस्त जो बालिकाएं हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देने की एक स्कीम थी। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो SC ST OBC और जो अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं हैं उनके लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो इसमें जो बालिकाएं हैं यानी कि SC ST और OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों एक आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना इसमें दोस्तों की गई थी, ठीक है ना। तो जहां पर ये दोस्तों यहाँ पर उन स्थानों पर ज़्यादातर केंद्रित किया गया जहां पर आबादी कम है, यानी कि घनी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जहां पर आजादी जहां पर दोस्तों आबादी क्या है, छितराई हुई है, ठीक है ना। और इसमें SC ST और जो OBC और अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए 75% का रिजर्वेशन है, जबकि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियां हैं उनके लिए 25% की सीट इसमें आरक्षित है, ठीक है ना। बाद में इसका दोस्तों SSA में विलय हो गया है, ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभिक काल में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों अगर 2000 सर्व शिक्षा अभियान कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2001 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित ये दोस्तों बहुत मजबूत या हम कह सकते हैं बहुत प्रमुख कार्यक्रम है और सभी के लिए शिक्षा के नाम से भी दोस्तों ये जाना जाता है। नारा इसका क्या था दोस्तों? सब पढ़े सब बढ़े। तो इस समय पर जो उसके दोस्तों प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों प्राइमरी स्कूल के ढांचे को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम दोस्तों बनाया गया था, जिससे कि देश का हर बच्चा प्राथमिक विद्यालय या हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है ना, और अपने जीवन का दोस्तों वो विकास कर सके। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो सर्व शिक्षा अभियान और RMSA का विलय हो चुका है और वो क्या बन चुका है? समग्र शिक्षा अभियान। तो एक तरीके से जो तीन अभियान, यानी कि एक आपका हो गया शिक्षक शिक्षा और एक हो गया SSA और एक हो गया RMSA, और तीनों मिलकर अब क्या बन गए हैं? समग्र शिक्षा अभियान बन चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन है 2002 का, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गठित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों अक्टूबर 2013 में दोस्तों RUSA को प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या था कि राज्यों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न इसके प्रयास किए थे। तो इसमें क्या था कि दोस्तों ये आलोचनात्मक मूल्यांकन के तहत पे दोस्तों ये क्या करता है, जितने भी जो उच्च शिक्षा के जो आपके उच्च शिक्षा आपके राज्य हम बात करेंगे उच्च शिक्षा में कौन से जो राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनको एक तरीके से क्या देता है दोस्तों? अनुदान देता है, ठीक है ना। तो इस अभियान के तहत पे क्या होता है कि दोस्तों जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं कॉलेज जो हैं उनमें समानता, सभी की पहुंच यानी कि सुगमता और उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें क्या की जाती है? आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो रूसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम कह सकते हैं इसको जो इसका हम कह सकते हैं क्रियान्वित करने वाली जो एजेंसी है दोस्तों वो है TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि नवंबर 2013 से, ठीक है ना, नवंबर 2013 से दोस्तों इसको क्रियान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा दोस्तों ये क्या करती है कि जो रूसा में जितना भी आपका व्यय हुआ उसके संबंध में दोस्तों ये जानकारी देती है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और उसके बाद जो प्रतिपूर्ति संबंधी ये दावे प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। तो ऐसे से किसके लिए दोस्तों अनुदान देता है? राज्य यूनिवर्सिटी और विद्यालय महाविद्यालयों को। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जो आपका UGC है, UGC राष्ट्रीय शिक्षा जो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके अनुमोदन के बाद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये आपका स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2013 में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे रूसा। अभी हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA कब स्टार्ट किया गया दोस्तों? कब स्टार्ट किया गया था? ये अक्टूबर 2013 में। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, अक्टूबर 2013 में RUSA केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की दोस्तों जो स्थापना की थी वो थी
1970, ठीक है ना। तो दोस्तों भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना दोस्तों 1970 में की थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो ई गवर्नेंस से संबंधित है। दोस्तों जब सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सभी सरकारी कार्यों को जब ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से दोस्तों जनता तक आसानी से पहुंचाया जाता है, जिससे कि दोस्तों सरकारी कार्यालय और जनता दोनों का पैसे और समय की बचत होती है और बार बार जो जनता है उसको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस तो दोस्तों आज के समय पे जितनी भी आपको सरकारी सेवाएं मिल रही हैं तो वो इस समय पे क्या है, ई गवर्नेंस का उसमें दोस्तों बड़ा उपयोग है। फॉर्म भरना है, पानी का बिल भरना है, मोबाइल में अगर आपको रिचार्ज करना है, और इसके अलावा बिजली का बिल भरना है और कई चीज़ें। मोबाइल में रिचार्ज की बात हो रही है, अगर मैं बात करूँ बीएसएनएल की, ठीक है ना, तो इसका मतलब जीएसटी का बिल भरना है, ठीक। और या फिर आपको सपोज करो अगर आप न्यायालय में भी अगर आप सपोज करो कोई काउंटर फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि जो आपकी ई गवर्नेंस के अंतर्गत दोस्तों आती है। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जो स्थापना की थी, कब की थी दोस्तों, 1970 में की थी, ठीक है ना। इसके बाद अगला है ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ई गवर्नेंस के प्रकार की तो दोस्तों वो होते हैं 4 प्रकार, ठीक है ना। 4 प्रकार का ई गवर्नेंस होता है। एक होता है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। इसके अलावा होता है G2C, G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है ना, यानी सरकार से आपका नागरिक। इसके बाद आएगा G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, यानी ठीक है ना गवर्नमेंट टू बिजनेस। और इसके बाद आएगा G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो 4 इसके टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ई गवर्नेंस के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें एक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो दोस्तों भारत में सूचना तकनीकी कानून कब से हुआ था दोस्तों, 17 अक्टूबर 2000 से, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ई गवर्नेंस के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 अक्टूबर 2000 में, 17 अक्टूबर 2000 में सूचना तकनीकी कानून दोस्तों लागू हुआ था। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है दोस्तों वो हुई थी 18 मई 2006 से, ठीक है ना। 18 मई 2006 से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना दोस्तों लागू हुई थी, ठीक है ना। तो इसको इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो आज के समय पे क्या होता है दोस्तों, जो ई गवर्नेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं हमारी लाइफ में, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डीपीईपी कब से चलाया गया है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों 1994 में की गई थी दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना था, ठीक है ना, यानी जन जन तक शिक्षा की पहुंच बनानी थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों तो 7 राज्यों से स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा 7 राज्य और 42 जिलों से दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि डीपीईपी दोस्तों कब से चलाया गया था, 1994 से, ठीक है ना। वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों जो ये है आपका 2 राज्यों में ही अभी ये चल रहा है। अगर हम करंट न्यूज़ की इसकी बात करें तो दोस्तों सिर्फ 2 राज्यों में चल रहा है, ठीक। तो जब हम बात करें अगर इसकी, तो ये दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली योजना थी, जो कि प्राथमिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े हुए जिले थे ना, उसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को अपनाने के लिए थी। बाद में तो वे सर्व शिक्षा अभियान आ गया था, तो फिर डीपीईपी की जरूरत धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है ना। तो कैसी स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें आपका क्या है कि केंद्र और सरकार दोस्तों इसमें अपना दोनों योगदान देते हैं इसके खर्च में, ठीक है ना। और एक होती है सेंटर्ड सेक्टर स्कीम यानी केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसमें आपका क्या होता है पूरा जो धन है, धन का व्यय इसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य क्या था। स्कूल चलो अभियान का दोस्तों जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को विद्यालय के लिए आकर्षित करने के लिए दोस्तों स्कूल चलो अभियान दोस्तों ये शुरू किया गया था 1996 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए आकर्षण हेतु यह शुरू किया गया था। अगेन ये दोस्तों कैसी स्कीम थी, ये सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर धन का व्यय करते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें धन के व्यय की, अगर हम पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों की बात करें तो उसका रेशियो कितना है, 90:10, और बाकी राज्यों के लिए कितना होता है, 60:40 होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो 90:10 और 60:40 ये आपका जनरल होता है। जनरल आपका निकलता है 60:40 और 90:10। अब कुछ में क्या होता है कि भाई 65:35 होता है, वो सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है।
60:40 ये एवरेज होता है, ठीक। इसी तरह से 90:10 हिमालय राज्य और आपके पूर्वोत्तर राज्य उनके लिए 90:10 होता है, ठीक है ना। यानी 90% पैसा केंद्र सरकार, 10% पैसा राज्य सरकार, ठीक। और 60% इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% पैसा राज्य सरकार खर्च करती है। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ कब हुआ था। देखिए दोस्तों, मिड डे मील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड या प्रायोजित योजना है। इसका शुभारंभ दोस्तों देश के 2408 ब्लॉक से हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत में तो सिर्फ 2408 ब्लॉक में किया था, लेकिन 2008-2009 तक इस योजना को देश के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक इसका विस्तार हो गया था, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1995 में, ठीक है ना। तो मिड डे मील क्यों स्टार्ट की गई थी दोस्तों? ताकि जो आपके प्राथमिक स्कूल में जो पढ़ने वाले जो गरीब और निर्धन बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। एटलीस्ट क्या कहते हैं, भोजन के बहाने उनकी उपस्थिति को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, स्कूल आते नहीं थे, और स्कूल अगर वो कम से कम अगर खाने के बहाने अगर स्कूल आएंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, उनका पोषण स्तर का सुधार होगा, उनका वो शारीरिक रूप से सक्षम हो गया। अगर शारीरिक रूप से सक्षम होंगे तो दोस्तों मानसिक रूप से भी वो सक्षम होंगे, यानी कि उनकी शिक्षा में आपका डेफिनेटली क्या आएगा, सुधार आएगा। वो शिक्षा को ग्रहण करने योग्य बन पाएंगे। तो उनके पोषण स्तर में सुधार करना था मध्याह्न भोजन योजना का एक, हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो कब से स्टार्ट हुई दोस्तों? 15 अगस्त 1995 से, ठीक। इसके बाद अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किस वर्ष लाया गया? तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बात की, 2008-9 तक इस योजना का विस्तार देश के सभी उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। और इसके बाद दोस्तों वर्ष 2010 में जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालय थे वहां पर भी इनको दायरे में ला दिया गया। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के जो विद्यालय हैं वहां में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी मिड डे मील योजना का लाभ दिया गया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन निम्न में से किस शिक्षा से संबंधित है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अब बात करें दोस्तों तो 1988 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो 1988 में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये 15 से 35 वर्ष के जो करीब 8 करोड़ जो लोग थे उनको साक्षर बनाने के उद्देश्य से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। तो 1988 की हम बात करें तो 1988 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। और इसका जो लक्ष्य था वैसे देखा जाए तो 1995 तक कि भैया जो 8 करोड़ लोग हैं और 15 से 35 वर्ष के, उनको क्या बनाया जाए, साक्षर बनाया जाए, ठीक है ना। तो देखा जाए तो किसकी बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर? प्रौढ़ की। तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? प्रौढ़ शिक्षा से दोस्तों ये संबंधित था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CSSR की स्थापना कब की गई? दोस्तों इसकी स्थापना 1 अगस्त 1969 को दिल्ली में की गई थी। दोस्तों इसका जो स्थापना थी, इसकी स्थापना किससे संबंधित थी दोस्तों? ये सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहन के लिए की गई थी, ठीक है ना। जो सामाजिक विषय है उसमें शोध कार्य हेतु जो संस्थाएं थी उनको अनुदान दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें व्यक्तिगत शोध भी करते थे उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि इसमें शोध कार्य हेतु तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती थी, ठीक है ना। सेमिनार और कार्यशालाओं की भी आयोजन किया जा सकता था, ठीक है ना, जिससे कि भैया जो शोध संबंधित क्षेत्र हैं उनकी विधियां हैं उनको भी उसको उन्नत किया जा सके, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें भी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 अगस्त 1969 को। और इसका संबंध किससे है दोस्तों? जो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कर रहे हैं या उसमें शोध कार्य कर रहे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनको शिक्षित करना, उनको एक तरीके से तकनीकी सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। तो यानी उनके कार्यों की समीक्षा करना और एक तरीके से उनके प्रयोग के लिए उनको सरकार द्वारा परामर्श भी प्रदान करना, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य थे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, 1 अगस्त 1969 से, ठीक। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी जिसको हम बोलते हैं पुनर्विचार समिति। पुनर्विचार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? हुआ क्या था कि जो जब 1986 जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई थी देश में, तो दोस्तों 1990 में यानी कि 1990 में इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों
आचार्य राममूर्ति, ठीक है ना। तो इसको राममूर्ति समिति के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो पुनर्विचार समिति का गठन जब किया गया था दोस्तों, तो इसमें टोटल 16 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, आचार्य राममूर्ति थे। तो इसके जो प्रतिवेदन है उसको एक प्रकाश प्राप्त तथा मानवीय समाज की ओर का शीर्षक भी दिया गया था, यानी कि टुवर्ड्स एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन स्कूल, टुवर्ड्स एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन स्कूल, ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, यह है पुनर्विचार समिति, ठीक। आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की दोस्तों, तो इसमें क्या था कि भाई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों एक ऐसी स्कीम है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो भैया यहाँ पर सीधा सीधा सा इसका मतलब था कि जहाँ किसी भी समय पर और कहीं पर भी जो उच्च शैक्षिक संस्थाओं में जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, तो उनको आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनके लिए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का मतलब हम कैसे हैं व्यवस्था करना, ठीक है ना। तो शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया में आईसीटी के प्रयोग से के लिए दोस्तों एनएमई एक तरीके से ये इसका क्या है मेन उद्देश्य। तो उच्च शैक्षिक संस्थाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग एनएमई यानी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का मुख्य हम कह सकते हैं उद्देश्य, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्लिंडर के अनुसार कक्षा शिक्षण के कितने घटक है दोस्तों। शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स पर आधारित है दोस्तों। 1960 में दोस्तों अमेरिका में शिक्षण कौशल में काफ़ी अनुसंधान हुए थे, यानी कि इसको माना गया था शिक्षण एवं उसकी प्रभावकारिता, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो फ्लिंडर थे, फ्लिंडर ने माना कि जो शिक्षण यानी कि कक्षा शिक्षण है उसके 3 घटक होने चाहिए। ये था अध्यापक की सक्रियता, और इसके बाद छात्र की सक्रियता और मौन, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो फ्लिंडर है उनके अनुसार कक्षा शिक्षण के 3 घटक थे, वो थे दोस्तों अध्यापक की सक्रियता, छात्र की सक्रियता और मौन। तो यानी इसके 3 घटक थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। टीचिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी अगर आपको अपने दोस्तों अगर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है और जो दिया हुआ ज्ञान है वो छात्रों को वो स्थायी रखना है, तो उसके लिए टीचिंग स्किल्स को आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो टीचिंग स्किल्स के बारे में भी हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आप काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षण कौशल में अनुसंधान की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों अभी इसका मैंने बताया था कि जो 1960 है वहाँ पर अमेरिका में शिक्षण कौशल में अनुसंधान की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों 1972 में हम कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल में अनुसंधान की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। तो इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में शिक्षण कौशल में अनुसंधान की शुरुआत दोस्तों 1972 से हो गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएसए और आरएमएसए को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान एसएमएसए कब बनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 24 मई 2018, ठीक है ना। तो 24 मई 2018 को दोस्तों एसएसए और आरएमएसए को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान जो कि आपके दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, इसी तरह से जो आरएमएसए है दोस्तों ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसमें दोस्तों जब इन दोनों को मिलाया गया तो कब मिलाया गया दोस्तों, 24 मई 2018 को, ठीक है ना। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें एक और हम कह सकते हैं अभियान का हम इसमें मिलाया गया दोस्तों, वो क्या है शिक्षा, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा, ठीक है ना, का इसमें एकीकरण किया गया है तीनों का। तो इसके 3 घटक हैं, कौन कौन से, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, 2018 24 मई 2018 से समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और अभियान जिसके बारे में हमने अपनी उत्तराखंड में शिक्षा में हमने डिस्कस किया था, वो था स्कूल फर्नीचर से मुक्ति, मतलब स्कूल फर्नीचर अभियान, यानी कि टाट पट्टी से छुट्टी अभियान, वो हुआ था दोस्तों 2019 में। तो दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड राज्य के स्कूलों में दोस्तों पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं उनको फर्नीचर इसमें उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान दोस्तों शुरू किया गया था। दोस्तों आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में दोस्तों कैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टाट पट्टी में बैठे रहते हैं, नीचे दरी में बैठते हैं। तो इस तरीके से अभियान स्टार्ट किया गया था 2019 में, ताकि उनको टाट पट्टी से मुक्त कर दिया जाए। तो ये काफ़ी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अभियान है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित थे। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें मदद करेंगे और डेफिनेटली आपको आगे आने वाले
विभिन्न जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं लाइक यूटीटी और इवन जो आपके जितने भी शिक्षा से संबंधित एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी दोस्तों ये आपको मदद करेंगे। तो आई होप कि ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।